स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स आपने पढ़ा था। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी दो कैटेगरीज की जाती है। कैसे? कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जितने भी सब्सटेंस हैं वो दो तरह के होंगे। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आप करंट को फ्लो करा सकते हैं या चार्ज को फ्लो करा सकते हैं, और जिनमें चार्ज फ्लो हो जाए, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और ऐसे सब्सटेंस जिनमें चार्ज का फ्लो ना हो सके उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो सब्सटेंस कंडक्टिविटी के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर को कहा गया है कि कंडक्टर को एक और दूसरी तरह से डिफाइन किया जाता है कि कंडक्टर और दो सब्सटेंस व्हिच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड सेल। ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। क्लियर हो? अब अगर बात करें कंडक्टर्स की तो इसमें दो टर्म आता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कंडक्टर्स के बारे में ही एक टर्म है जो पूछा जाता है, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। ये फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज होते क्या हैं इसमें? अगर कोई कंडक्टर है, जैसे मानते हैं कंडक्टर है, इसमें क्या होगा? कई सारे पॉजिटिव आयंस होंगे। जो एटम था पॉजिटिव, इससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, ये एटम है, और एटम पर तभी चार्ज आ सकता है प्लस जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो इसकी कंडीशन क्या है? इसमें एटम से आयनाइज और ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब लोग कह सकते हैं, अब अगर आयनाइज एटम हो गया, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या इसके भीतर मूव कर सकता है? कहीं पर नहीं कर सकता। तो जो मूव ना करे, किसी भी कंडक्टर के भीतर ऐसा चार्ज जो मूव ना करे, अपनी जगह पर रेस्ट पोजीशन में करे, उसी को हम बोलते हैं क्या? बाउंड चार्ज। तो बाउंड चार्ज क्या है? द चार्ज व्हिच इज ऑलवेज इन रेस्ट इनसाइड अ कंडक्टर इज कॉल्ड बाउंड चार्ज। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हो रहा है? इस कंडक्टर के भीतर फ्रीली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल, किसी भी कंडक्टर के भीतर ऐसे चार्ज पार्टिकल जो कंडक्टर के भीतर मूव करते रहते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्री चार्ज। और फ्री चार्ज का काम कौन कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दोनों चीजें आप याद रखिएगा, फ्री चार्ज क्या है, बाउंड चार्ज। फ्री चार्ज क्या होंगे? द चार्ज व्हिच इज ऑलवेज इन मोशन इनसाइड ए कंडक्टर इज कॉल्ड फ्री चार्ज, एंड द चार्ज व्हिच ऑलवेज lie in the rest inside a conductor is called bound charge. तो बाउंड चार्ज ऐसे चार्ज हैं जो कंडक्टर के भीतर रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, मींस वो मूव नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं? बाउंड चार्ज। और ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे चार्ज जो सब्सटेंस के भीतर मूव कर सके, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्री चार्ज। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री चार्ज का काम करता है, और जो आइटम है वो किसका काम करता है? बाउंड चार्ज का। चार्ज दोनों है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गए बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज। अब जो हम लोग का नया टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और चैप्टर क्या है? कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटर से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस बना है कैपेसिटी से। कैपेसिटेंस किससे बना है? कैपेसिटी से।
और कैपेसिटी क्या है? यहां पर क्या करना है, जैसे आपने देखा है कि किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो कंडक्टर क्या करता है, उस चार्ज का उस कंडक्टर के भीतर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो कंडक्टर जो है सभी चार्ज को अपने अंदर ले लेगा, और कोई कंडक्टर कितना मैक्सिमम चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है वही क्या कहलाता है, उसका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोर द इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉडी किसी चार्ज को कितना ज्यादा स्टोर कर सकती है वही उसकी पावर क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया? कैपेसिटेंस क्या है? टू स्टोर द कैपेसिटी ऑफ storing the electrons is called capacitance. तो कैपेसिटेंस क्या है? अगर पूछे व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। किसी बॉडी को आपने चार्ज दिया, जैसे जो हमारे पास सब्सटेंस है, एक को हमने चार्ज दिया और दूसरी बॉडी को भी इलेक्ट्रॉन दिया। अब उन दोनों बॉडी में से जो बॉडी ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगी समझिए उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, और जिसने चार्ज को कम स्टोर किया उसकी कैपेसिटेंस क्या है, कम है। तो कैपेसिटेंस का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। कोई भी बॉडी स्टोरिंग द चार्ज इलेक्ट्रॉन की जगह हम चार्ज, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटी से ही बना है, लेकिन वो किसकी कैपेसिटी? चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। क्लियर? और इसको अब कैसे पता चले कि किसी भी कंडक्टर ने कितना चार्ज स्टोर किया? कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तभी तो हमको कैपेसिटी पता चलेगी। अब कैसे पता चले कि किस सब्सटेंस ने या किस कंडक्टर ने कितना चार्ज स्टोर किया? स्टोरिंग कैपेसिटी ही क्या हो जाएगी, उसका क्या नाम, कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो आपने पढ़ा कि अगर किसी बॉडी को चार्ज Q दिया जाए, इफ चार्ज Q इज गिवन टू ए बॉडी, देन Q प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। अब अगर इसको लिखें Q इक्वल टू लिखें तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है C और V, वेयर C इज ए कांस्टेंट which is known as कैपेसिटेंस, which is known as कैपेसिटेंस। यही जो कांस्टेंट C आता है, यही कांस्टेंट C क्या है, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है। अब अगर इसको इस रूप में लिखें C इक्वल टू, तो C इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q अपॉन, तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया C इक्वल टू Q अपॉन V। मतलब किसी भी कंडक्टर की अगर कैपेसिटी निकालनी है तो उसको कितना चार्ज दिया गया इसकी वैल्यू, और इस चार्ज के रिस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ इसकी वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा किसका, कंडक्टर का। ठीक है, तो यहां पर कैपेसिटेंस की एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ चार्ज टू गिवन टू ए कंडक्टर एंड द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। द रेशियो ऑफ किसका, चार्ज का, और इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसकी, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही किसको बताएगा, कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बताएगा। तो फार्मूला आ जाएगा कैपेसिटेंस का क्या, C इक्वल टू Q बाई। अगर हमको चार्ज की वैल्यू मालूम हो और कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इसकी वैल्यू मालूम हो, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस अगर निकालना हो तो हमको क्या पता होना चाहिए, उस बॉडी को कितना चार्ज दिया गया है इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ
इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ इसकी वैल्यू पता चलनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू हमारे पास है Q और V की, तो हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन नॉर्मल में ऐसे कर सकते हैं, टू कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, या कैपेसिटेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया? अब यहीं पर हम लोग कैपेसिटेंस की यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट और डायमेंशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कैपेसिटर कैपेसिटर डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी डिवाइस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो C इक्वल टू फार्मूला हमारे पास Q बाई। अब अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगी? Q की यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम पर। V की यूनिट क्या है? कूलम पर वोल्ट, या इसी को बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं? यस आई सिस्टम है ये, केस में कूलम पर वोल्ट बोलेंगे, लेकिन एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फैराड। तो जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गई? फैराड, या इसको क्या बोलेंगे? कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं? फैराड। क्लियर हो गया? डायमेंशन इसकी फाइंड। डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? C की डायमेंशन के लिए Q की डायमेंशन। Q की डायमेंशन क्या है? 80। या पहले फार्मूला है C इक्वल टू Q अपॉन V और V इक्वल टू W अपॉन Q है, तो लिख सकते हैं C और Q अपॉन V को लिख सकते हैं W अपॉन Q। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन Q की डायमेंशन क्या है? 80 इसका स्क्वायर, और अपॉन W वर्क की डायमेंशन m * 2 t - 2 ए सीधा पास सबको निकाल देते हैं। तो C की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m - 1। l को ऊपर ले जाएंगे l - 2, m - 1 l - 2, t की पावर -2 ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, और t स्क्वायर पहले से है t की पावर 4, और ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गई? फैराड, और डायमेंशन क्या हो गई? m - 1 l - 2 t की पावर 4 a की पावर 2। ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। क्लियर हो गया? तो इसकी यूनिट हो गई फैराड, और इसकी डायमेंशन क्या हो गई? m - 1 l - 2 t की पावर 4 a की पावर 4। तो ये हो गया कैपेसिटर। क्लियर हो गया? अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी हम लोग उसका हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। ठीक है? तो जो हेडिंग है पहले वो क्या है? ये तो कैपेसिटेंस के बारे में हो गया। अब हम एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, और वो कंडक्टर कैसा है? वो कंडक्टर आइसोलेटेड स्फेरिकल, स्फीयर के शेप का है कंडक्टर, और आइसोलेटेड। ठीक है? तो यहां पर लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। अगर कोई स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो सकता है, इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड करनी। इसके लिए क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं और मान लेते हैं इस स्फीयर का रेडियस कितना है, और इसको मान लेते हैं हमने चार्ज क्यू दिया, प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं क्या किया गया, इस गोले को दिया गया। तो जब इस स्फीयर को आप क्यू चार्ज दे देंगे तो ये पूरा चार्ज क्या होगा, इसके चारों ओर इसके आउटर सर्कल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है? अब हमको निकालना है कि इस पूरे बॉडी का या इस पूरे स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, चार्ज की वैल्यू अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज हमको मालूम है प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन ये प्लस क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका रेडियस कितना है r, तो चार्ज क्यू r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा इसकी वैल्यू हम लोग पहले फाइंड करेंगे, फिर c q v अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि ये जो चार्ज प्लस क्यू है ये इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा।
तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चार्ज Q है और R डिस्टेंस, तो चार्ज Q R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल जनरेट करता है 1/4πε0 इनटू Q बाई। इतना पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी चार्ज Q R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल जनरेट करता है 1/4πε0 इनटू Q बाई R। ये तो V हो गया। हमको निकालना क्या है इसका कैपेसिटेंस। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाई V। V की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 इनटू Q बाई Q से Q कैंसिल हो जाएगा और कहां जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा 4πε0। यही बात। तो अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा 4πε0 इनटू R। 4πε0 की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 इक्वल टू क्या होता है 9 इनटू 10 की पावर 9। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी 1/9 इनटू 10 की पावर। अब अगर 4πε0 के 9 इनटू 10 की पावर 9 लेते हैं तो फार्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू R/9 इनटू 10 की पावर। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। बस हमको क्या पता होना चाहिए, अगर इसका रेडियस मालूम है, केवल रेडियस और रेडियस को 9 इनटू 10 की पावर 9 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि इस स्फेरिकल बॉडी का या इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है। क्लियर हो गया। तो जब भी हमको किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि वह अगर उस कंडक्टर को हम चार्ज Q देंगे तो उस चार्ज Q होने से कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे, फिर जब पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे तो फार्मूला हमारे पास है C = Q / V। V के स्थान पर इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, कैपेसिटेंस का फार्मूला आ जाएगा। तो इसका फार्मूला है C = 4πε0 R। क्लियर हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे में इसके आगे का टॉपिक कैपेसिटर्स है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।